तितली परी का जादुई फूलों वाला गाउन। ये कहानी प्रगति नाम की एक लड़की की है। प्रगति दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन प्रगति बेचारी बहुत गरीब थी। वो अपनी माँ शारदा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। शारदा अपना घर चलाने के लिए जादूनगर गांव के बड़े सेठ मोहन लाल के घर नौकरानी का काम करती थी। शारदा को सेठ के घर काम करते हुए कई साल बीत गए थे, क्योंकि प्रगति के पिता के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब शारदा के कंधों पर आ गई थी। वहीं प्रगति और सेठ की बेटी मौनी दोनों हम उम्र थी, लेकिन मौनी में बहुत ज्यादा घमंड था। जब कभी ज्यादा काम करने की वजह से शारदा की तबीयत खराब हो जाती, तो वो अपनी जगह अपनी बेटी प्रगति को काम करने के लिए भेज देती थी। ऐसे ही एक सुबह। अरे आज तू आई है प्रगति, शारदा कहाँ पर है? वो सेठानी जी, माँ को बुखार है, बहुत तेज हो रहा था, तो मैंने दवाई देकर उन्हें आराम करने को बोला है। प्रगति ने हाँ में सिर घुमाया और घर के कामों में लग गई। लेकिन वही मौनी, जो कि पहले से ही प्रगति से जलती थी, क्योंकि मौनी दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी और प्रगति उससे बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उसकी जलन का यही कारण था। इसलिए वो कहती है, आज माँ का हाथ आया है, अभी माँ से इसको डांट पड़वाती हूँ। माँ, माँ, कहाँ है आप माँ? मौनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास आई। माँ, ये सब क्या है? ये मेरी इतनी महंगी ड्रेस पर जूस के दाग कैसे पड़ गए? वो देखो माँ, प्रगति के हाथ में जूस का जग है, जरूर इसने जानबूझकर मेरी ड्रेस पर जूस गिराया होगा। माँ, ये मेरे जन्मदिन की ड्रेस है, आपको पता है ना मैं स्पेशली कितनी महंगी खरीद कर लाई थी। प्रगति इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे आँखों की अंधी, तूने मेरी बेटी के जन्मदिन की ड्रेस को खराब कर दिया। पता भी है कितने की ड्रेस है ये? सेठानी जी, मैंने तो कोई भी जूस नहीं गिराया, ये जग तो मैं गार्डन से उठा कर लाई हूँ। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी ये ड्रेस खराब हो चुकी है, अब मुझे नई ड्रेस दिलवाओ बस, और इसके पैसे काट लो। इसे इस महीने के 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। मौनी ये सब कह ही रही थी कि तभी उसके पापा वहाँ पर आ जाते हैं। अरे इस महीने के पैसे काटने की क्या जरूरत है? बेटी मौनी, इससे अपने जन्मदिन पर घर के सारे काम करवाओ। सुबह से लेकर रात तक जो भी मेहमान आएंगे, सबकी खातिरदारी यही करेगी। हाँ जी, यही बिल्कुल ठीक रहेगा। सुन प्रगति, 2 दिन बाद मौनी का जन्मदिन है, तो दिन भर मौनी के जन्मदिन के सारे काम देखेगी, और एक भी काम गलत नहीं होना चाहिए, समझी? ठीक है सेठानी जी, मैं आ जाऊंगी। उसके बाद प्रगति घर आ गई और उसने अपनी माँ को वो सारी बातें बताई। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा, प्रगति मेरी बच्ची, कल मेहमान आएंगे, उनके सामने मैं सोच रही थी कि तू कोई अच्छा सा गाउन पहन ले। मेहमानों के बीच पुराने कपड़े पहनते अच्छा नहीं लगेगा बेटी, लेकिन तेरे सारे कपड़े तो किनारों से फट गए हैं और तेरे पास कोई गाउन भी नहीं है। वही तो माँ, मेरे पास तो कोई गाउन ही नहीं है जो कि पहनकर मैं जा सकूं। छोड़िए ना माँ ये सब। बहुत रात हो चुकी थी। प्रगति अपने आंगन में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी प्रगति की नजर एक तितली पर जाती है, जिसके पंख एक झाड़ी में फंस गए थे, और वो तितली उस झाड़ी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर प्रगति पेड़ों की उस झाड़ी के पास जाती है और बहुत ही आराम से उसके पंखों को झाड़ी से छुड़ा देती है। तुम बहुत अच्छी हो प्यारी लड़की, तुमने मेरे पंख झाड़ी से छुड़ा दिए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा था। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं देख रही थी कि तुम वहाँ बैठी हुई कब से रो रही थी, पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पंख यहाँ झाड़ियों में फंसे हुए थे। मुझे बताओ, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है?
तुमने उदास मन होते हुए भी मेरी तरफ ध्यान दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्यारी तितली, कल सेठानी की बेटी मौनी का जन्मदिन है, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई गाउन ही नहीं है, इसीलिए मैं बहुत उदास हूँ। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए फूलों का गाउन तैयार करती हूँ, तुम उसे पहन कर जाना, तुम बहुत सुंदर लगोगी। अभी रुको जरा। फिर वो तितली इधर उधर मंडराती है और देखते ही देखते प्रगति के हाथों में बहुत ही सुंदर फूलों का गाउन आ जाता है, जिसे देखकर प्रगति बहुत खुश होती है। प्यारी तितली, ये फूलों का गाउन तो बहुत ही सुंदर है, शुक्रिया प्यारी तितली। इसके बाद वो तितली वहाँ से उड़ गई। इतना सुंदर फूलों का गाउन मिलने से प्रगति बहुत खुश थी। प्रगति ने घर के अंदर जाकर वो गाउन अपनी माँ को भी दिखाया। शारदा भी वो फूलों का गाउन देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह प्रगति, ये फूलों का गाउन तो सच में बहुत सुंदर है। देखना, मेरी बच्ची पूरी पार्टी में सबसे प्यारी लगेगी। अब तुम्हें सोने जाना चाहिए, नहीं तो सेठानी जी गुस्सा करेंगी अगर तुम सुबह में लेट हो गई तो। ठीक है माँ, आप भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। फिर अगले दिन मौनी का बर्थडे था। पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था और सारे मेहमान भी आ गए थे। प्रगति भी अपना सुंदर सा फूल वाला गाउन पहनकर पार्टी में पहुंच जाती है। वहीं मौनी अपने एक फ्रेंड अर्जुन से बात कर रही होती है। अर्जुन दिखने में बहुत ही हैंडसम और अमीर था और वो मन का अच्छा और बहुत ही शांत था, इसलिए वो मौनी की झूठी शान बान पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। थैंक यू सो मच अर्जुन, तुम नहीं जानते तुमने यहाँ आकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। अरे प्रगति, इधर आना। प्रगति कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लेकर वहाँ पर आती है, लेकिन मौनी का फ्रेंड अर्जुन प्रगति को ही देखे जा रहा था। लेकिन मौनी पहले ही समझ चुकी थी कि अर्जुन का ध्यान प्रगति पर है, इसलिए वो जानबूझकर प्रगति को नीचा दिखाने के लिए उसके पैर में अपने पर्स से कुछ मोती निकालकर जमीन पर गिरा देती है, जिसकी वजह से प्रगति का पैर फिसल जाता है और वो कोल्ड ड्रिंक की ट्रे लिए हुए जमीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। पर मौनी ये नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करते हुए अर्जुन पहले ही देख चुका है और मौनी को ऐसा करते हुए देखकर प्रगति उदास मन से रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। पर उसी बीच अर्जुन भी पार्टी छोड़कर जाने लगता है। तभी उसी समय मौनी कहती है, क्या हुआ अर्जुन, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो केक काटना बाकी है। मैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रुक सकता जहाँ किसी निर्दोष का अपमान हो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मौनी, तुमने उस लड़की प्रगति को जानबूझकर अपने पर्स से कुछ मोती जमीन पर फेंककर उसे गिराने की कोशिश की थी। अब से मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। फिर अर्जुन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके 2-3 दिन तक शारदा और प्रगति काम पर नहीं आई। प्रगति उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी अर्जुन अपने मम्मी पापा के साथ उसके घर आता है। आंटी जी, मैं प्रगति को बहुत पसंद करता हूँ और मैं प्रगति से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ आया हूँ। बिल्कुल बहन जी, प्रगति के बारे में जैसा अर्जुन ने बताया था, प्रगति बिल्कुल वैसे ही सुंदर है। हमें प्रगति बहुत पसंद है। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए और हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। सबकी बातें सुनकर प्रगति शर्मा जाती है, साथ ही वो बहुत खुश भी थी। वहीं शारदा बेहद खुश थी कि उसकी बेटी का संसार खुशियों से भर उठा। और कुछ दिन बाद धूमधाम से प्रगति और अर्जुन की शादी हो जाती है। प्रगति की किस्मत अब बिल्कुल बदल गई थी। अपने जीवन में अर्जुन जैसा अच्छा इंसान पाकर प्रगति बहुत खुश होती है और मन ही मन उस नन्ही तितली को धन्यवाद कहती है।
पायल अपने पति ऋतिक के साथ अपने ससुराल में रहती थी। पूरे देश में वायरस की वजह से सब कुछ बंद हो गया था। पायल का डांस क्लास और उसके पति की कमाई भी बंद हो चुकी थी। अब तो बस 1-2 महीने ही चलने लायक है हमारे पास पैसे। आगे हम क्या करेंगे? मैं किसी से उधार लेने की कोशिश करता हूँ। पायल का परिवार काफी कठिनाइयों से गुजर रहा था। सर पर एक के बाद एक उधार आ रहा था। घर के हालात बिगड़ रहे थे। ऋतिक, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे डांस क्लास में जितना भी सामान है, म्यूजिक सिस्टम, चेयर, टेबल, सारे बेच देती हूँ। कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे। पर पायल, वो डांस क्लास तो तुम्हारा सपना था। हमारी जैसी हालत है, पता नहीं हम वापस से वो सारा सामान आने वाले समय में दोबारा जोड़ पाएंगे या नहीं। देख लेंगे जो होना होगा। अभी इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं है। पायल एक आखिरी बार अपने डांस क्लास जाती है। सारा सामान उसी दिन बेचकर कुछ पैसे उसे मिल जाते हैं। आंखों में आंसू लेकर एक आखिरी बार वो अपने डांस क्लास को आग भरकर देख रही होती है। तभी उसे कोने में चमकता हुआ एक कपड़ा दिखता है। तभी पायल आंसू साफ करके उस कपड़े के पास जाती है और कहती है, मैंने तो सारा सामान खाली कर दिया था, ये कहाँ से आया? पायल उसे उठाकर देखती है तो वो एक बहुत ही सुंदर सा गाउन होता है। उस गाउन के सबसे नीचे बॉटम लाइन पर छोटे से अक्षरों में पायल का नाम लिखा हुआ था। अरे, मेरा नाम? पर मैंने तो कभी ऐसा कोई गाउन नहीं बनवाया। इतना सुंदर गाउन बनवाने के लिए मेरी किस्मत कहाँ है? फिर भी एक बार पहन कर देखती हूँ। पायल तुरंत उस गाउन को पहनकर शीशे के सामने खड़ी होकर देखती है। उस गाउन को पहनकर उसका मन किया कि वो नाचने लग जाए और फिर वो धीरे धीरे से नाचने लग जाती है। झूमते गाते वो नाच रही होती है। जैसे ही उसने गाउन को पहनकर एक गोल चक्कर लगाया, उस गाउन में से सोने के सिक्के बरसने लगे। वो सिक्कों की आवाज सुनकर अचानक से रुक गई। अरे, सोने के सिक्के इतने सारे! इतना कहकर पायल सारे सोने के सिक्के उठाकर उस गाउन को पहनकर भागती हुई अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने पति और ससुर को वो सोने के सिक्के दिखाती है। पायल, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले? डांस क्लास में एक गाउन रखा हुआ था जिस पर मेरा नाम लिखा था। उसे पहनकर जैसे ही मैंने एक गोल चक्कर लगाया तो उसमें से सोने के सिक्के बरसने लगे। ऋतिक बेटा, इन सारे सोने के सिक्कों को तू सोनार के पास ले जा और पता कर ये असली है या नकली। हाँ पिताजी, अभी ले जाता हूँ। ऋतिक भागता हुआ सोनार के पास सोने के सिक्के लेकर गया। पायल और उसके ससुर घर में ऋतिक का इंतजार कर रहे थे। ऋतिक वापस आया और खूब सारे पैसे लेकर आया। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने हमारी ऐसे समय पर मदद कर दी। अब पायल और उसका परिवार एक एक करके सारे कर्ज चुका देते हैं और उनकी सारी मुसीबतें भी खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद पायल की सहेली काव्या पायल के घर आती है। वो उसके घर के बदलाव को देखते हुए अपनी सहेली पायल से पूछती है, यार पायल, पिछली बार जब मैं आई थी तो घर की हालत बहुत खराब थी। इस बार सब अचानक से बदला बदला लग रहा है। बहुत सारे नए सामान भी हैं और तुम सभी पैसों की कुछ खास चिंता नहीं कर रहे हो। तुम इस बात के बारे में किसी को बताना मत प्लीज। हमें एक जादुई गाउन मिला है। मैं उसे पहनकर जैसे ही नाचते हुए गोल चक्कर लगाती हूँ तो उसमें से सोने के सिक्के गिरते हैं। ये बात सुनकर काव्या अपनी सहेली पायल को ऐसे देख रही थी कि जैसे वो पागल हो गई हो। तभी पायल ने सोचा, क्यों ना वो अपनी सहेली को जादुई गाउन का जादू दिखाए। तभी पायल गाउन पहनकर काव्या के सामने आती है। अब देखना तुम।
पायल हर बार की तरह इस बार भी गाउन पहनकर नाचने लगती है और जैसे ही गाउन पहनकर एक चक्कर लगाती है तो उसमें से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। ये सब देखकर काव्या का मुंह खुला रह जाता है। काव्या अपनी सहेली पायल को एकटक देखे ही जा रही थी। क्यों, अब मान गई ना? अरे पायल, तुम लोगों की तो लॉटरी निकल गई। तुम लोगों से ज्यादा खुशनसीब तो कोई इस दुनिया में नहीं है। जब भी पैसे चाहिए तो बस नाचना शुरू कर दो। हाँ, वो तो है, पर मैंने इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया है। ससुर जी कहते हैं जादुई वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या पता कब क्या हो जाए। पायल, तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारे पास तो ये जादुई गाउन है, तो क्यों ना हमारी थोड़ी मदद कर दो प्लीज। काव्या अपनी सहेली के सामने हाथ जोड़ लेती है। तभी पायल निकले हुए सारे सोने के सिक्के अपनी सहेली काव्या को दे देती है। वो सारे सिक्के लेकर अपने ससुराल पहुंचती है और काव्या वहां पहुंचकर सारे सोने के सिक्के अपनी सास के हाथ में दे देती है। ये देखकर उसकी सास दंग रह जाती है। ये कहाँ से मिले तुझे? बता, जल्दी बता। काव्या अपनी सास को वो सारी बातें बताती है। काव्या की सास जैसे ही सारी बातें सुनती है, वो काव्या पर गुस्सा करते हुए चिल्लाकर बोलती है, हे भगवान, कितनी गधी बहू मिली है मुझे। बस सोने के सिक्के उठा कर ले आई तू, पूरा का पूरा गाउन ले आती तो कभी पैसों के बारे में हमें सोचना ही नहीं पड़ता। पर तुझे कौन समझाए, तू जो गधी ठहरी। अपनी सास की बातें सुनकर एक शैतानी हंसी के साथ काव्या कहती है, माँ जी, आपको पता भी नहीं कि आपकी बहू कितनी शातिर है। आपको पता भी नहीं है, मैं पायल के कमरे से निकलते वक्त चुपचाप से वो गाउन भी लेकर आई हूँ। सास और बहू दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि अब बैठे ही बैठे उनके ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात जो होने वाली थी। काव्या झट से गाउन पहन लेती है और जोरदार डांस करके घूमने लगती है, लेकिन गाउन काव्या के शरीर पर जोरों से चिपक जाता है और धीरे धीरे उसके शरीर पर सिकुड़ने लगता है। काव्या को गाउन के सिकुड़ने की वजह से उसे सांस नहीं आती और वो तुरंत नाचना बंद कर देती है। तभी उसकी सास कहती है, अरे तू रुक क्यों गई? ऐसा ही होता है इस गाउन में, थोड़ा और नाच, शायद अब सोने के सिक्के गिरने लगे। नहीं माँ जी, ऐसा लग रहा है कि मैं मर ही जाऊंगी, मुझसे नहीं होगा माँ जी। तभी उसकी सास बोलती है, ला दे मुझे, देख अब मैं नाचती हूँ, तुझे तो नाचना भी नहीं आता। और मैं तो भूल ही गई थी कि तू तो गधी है और गधी ही रहेगी। काव्या की सास उस गाउन को पहनकर जोरों से नाचने लग जाती है। उन्हें भी घुटन महसूस होती है। गाउन धीरे धीरे उनके शरीर पर सिकुड़ रहा था और वो पैसों के चक्कर में अपनी जान की परवाह किए बिना नाचती ही रहती हैं। और घूमते घूमते काव्या की सास की सांस रुक जाती है और वो वहीं मर जाती है। और यहाँ पायल के परिवार को पता चल जाता है कि काव्या ने उनके घर से गाउन चुराया है। और फिर उसी दिन से काव्या अपनी सहेली और अपनी सास से हाथ धो बैठती है। सोलापुर गांव में सोनिया अपनी सौतेली माँ रीमा के साथ रहती थी। रीमा बहुत ही मक्कार और मतलबी औरत थी। वो सोनिया से सारा दिन घर का काम करवाती रहती थी और रात को उसे बचा हुआ रूखा सूखा खाने को दे देती थी। इसी तरह दुखों से भरी जिंदगी उसकी कट रही थी। एक दिन सोनिया की सहेली श्वेता की शादी थी, लेकिन उसकी शादी में पहनने के लिए उसके पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं थे। इसीलिए वो अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ, मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है, जो भी कपड़े हैं सब फटे पुराने कपड़े हैं।
कृपया मुझे श्वेता की शादी में पहनने के लिए एक सस्ता सा लहंगा दिला दीजिए ना माँ। क्या कहा तूने? तुझ भिखारन को भी नए कपड़े चाहिए? अरे तेरा बाप मेरे पास कोई खजाना नहीं छोड़ कर गया है जो मैं तेरी इन फरमाइशों को पूरा करती फिरूं। चल भाग यहाँ से। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर और जाकर घर का काम कर, वरना मार मार कर तेरी खाल खींच लूंगी। सोनिया उदास होकर घर के कामों में लग जाती है। वो अपना एक पुराना फटा हुआ लहंगा किसी तरह से सिलकर उसे अच्छे से धोकर बाहर सुखाने के लिए डाल देती है, ताकि वो उसे पहनकर श्वेता की शादी में जा सके। लेकिन शाम को जब वो लहंगा पहनने के लिए बाहर लहंगा देखने जाती है तो वहाँ लहंगा नहीं होता है और वो निराश मन से अपने उसी मैले कुचले कपड़े में श्वेता की शादी में चली जाती है। शादी में आए सभी लोग सोनिया को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर सोनिया बहुत ही दुखी हो जाती है और वो अपने गांव के पास वाली नदी के किनारे जाकर रोने लगती है। भगवान जी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सभी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अगर आज मेरे माँ पिताजी जिंदा होते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। भगवान जी, आपने मुझसे मेरे माँ बाबा को क्यों छीन लिया? मेरे माँ बाबा को वापस भेज दो ना। मैं सौतेली माँ के साथ नहीं रहना चाहती। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। घर का सारा काम कराने के बावजूद भी वो मुझे खाने को भी नहीं देती है और छोटी सी गलती हो जाने पर मुझे बहुत मारती है। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या करूं भगवान जी? ये कहकर सोनिया रो रही थी। तभी उधर से राशि परी गुजर रही थी। राशि परी को सोनिया पर बहुत ही ज्यादा तरस आ जाता है और वो उससे बोलती है, सोनिया, रोते नहीं, मैं राशि परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई सोने का गाउन है और ये हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। सोनिया खुशी खुशी परी का जादुई सोने का गाउन लेकर परी का धन्यवाद कर अपने घर आ जाती है और जल्दी से अपने कमरे में जाकर उस सोने के गाउन को छुपा कर रख देती है। तभी उसकी सौतेली माँ की आवाज आती है, अरे करमजली, कहाँ थी इतने देर से? तुझे दिखाई नहीं देता? घर में इतना काम पड़ा है और महारानी घर से गायब है। माँ, वो मैंने बताया था ना आपको कि आज मेरी सहेली की शादी थी, तो उसी में थोड़ा समय लग गया। इतनी देर लगती है? मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ, तुझे उसकी जरा भी चिंता नहीं है। ये कहते हुए रीमा सोनिया को मारने लगती है। माँ, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, छोड़ो माँ, मैं अभी जाकर खाना बना देती हूँ माँ। और फिर सोनिया रोते हुए खाना बनाने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने रसोई में कदम रखा, वहाँ पहले से ही गर्मा गर्म खाना बना हुआ रखा था। ये देखकर सोनिया दंग रह गई। अरे खाना पहले से ही बना हुआ है। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी वहाँ पर जादुई सोने का गाउन प्रकट होता है। ये चमत्कार तो मैंने किया है सोनिया। अब जाओ, यही खाना अपनी माँ को खिलाओ और फिर देखना क्या होता है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोनिया प्लेट में खाना परोसकर अपनी माँ को खाना देने गई। आज तो बड़ी जल्दी खाना बना कर ले आई, क्या बात है? किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लगता है ये उसी का असर है, इसीलिए आज फुर्ती में खाना बना लिया है। चल, खाना यहाँ पर रख दे और निकल जा यहाँ से, और अपनी मनहूस शक्ल मत दिखा। सोनिया वहाँ से चली जाती है और रीमा खाना खाने लगती है। रीमा के खाना खाने के कुछ देर बाद रीमा के पेट में अचानक बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और वो बार बार बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगती है। हाय, मैं मर गई।
हाय मेरा पेट, सत्यानाश उस करमचली का, ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पूरी रात रीमा का बाथरूम में उल्टी करते हुए बीतता है। फिर अगले दिन, अरे ओ करमचली कहाँ है, इधर आ, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ? सच सच बता, कल मेरे खाने में क्या मिला कर दिया था? कल पूरी रात में उल्टी से परेशान रही। माँ मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया था। तू ऐसे सच नहीं बोलेगी, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। ये कहते हुए रीमा सोनिया को मारने के लिए एक डंडा उठाती है। तभी अचानक वो डंडा फूलों की माला में बदल जाता है। ये देखकर रीमा घबरा जाती है। अरे ये डंडा अचानक माला में कैसे बदल गया? लगता है ये मनहूस कोई जादू टोना सीख कर आई है। मुझे अभी यहाँ से चले जाने में ही भलाई है, इसको तो मैं बाद में देखती हूँ। फिर रीमा वहाँ से डरकर भाग जाती है। अपनी सौतेली माँ को डरकर भागते हुए सोनिया समझ जाती है कि हो न हो ये सब सोने के गाउन की वजह से ही हो रहा है। सोनिया अपने जादुई गाउन का धन्यवाद करते हुए बोली, हे जादुई गाउन, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरी सौतेली माँ मेरा क्या हाल करती। तुम चिंता मत करो सोनिया, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा सोनिया, तुमने मुझसे अभी तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बताओ सोनिया, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास पहनने के लिए एक भी नए कपड़े नहीं हैं। क्या तुम मुझे नए कपड़े दे सकते हो? और मैंने बहुत दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया है। क्या तुम मुझे मेरे पसंद का खाना दे सकते हो? बस इतनी सी बात। सोनिया के इतना कहते ही सोने का गाउन सोनिया के लिए सुंदर सुंदर कपड़े दे देता है और उसके बाद सोनिया के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट खाने भी प्रकट करता है। अपने लिए इतने सारे नए नए कपड़े और खाना देखकर सोनिया बहुत खुश हो जाती है और उन कपड़ों को छुपाकर अलमारी में रख देती है और फिर भरपेट अपना मनपसंद खाना खाती है। अगले दिन सोनिया खुशी खुशी नहाकर नए कपड़े पहनकर अपने जादुई गाउन की मदद से जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। जब रीमा ने सोनिया को नए कपड़ों में देखा तो वो मन ही मन बोली, ये मनहूस आजकल इतनी ज्यादा खुश कैसे रह रही है और उसके पास ये नए नए सुंदर सुंदर कपड़े कहाँ से आ रहे हैं? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। और फिर वो छुपकर उस जादुई सोने के गाउन के बारे में पता लगा लेती है। अच्छा, तो ये सब इस जादुई सोने के गाउन की वजह से हो रहा है। फिर तो ये जादुई सोने का गाउन मेरे पास होना चाहिए। रात को सोनिया के सो जाने के बाद रीमा चुपके से सोनिया के कमरे में जाकर उस जादुई गाउन को चुराकर अपने कमरे में ले आती है और बोलती है, अब मैं भी इस जादुई गाउन की वजह से दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। हे जादुई सोने के गाउन, चल मुझे भी खूब सारे पैसे और सोने चांदी दे। तभी गाउन में से सोने चांदी की जगह आग के गोले निकलने लगे। ये देखकर रीमा अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागती है, लेकिन आग उसका पीछा नहीं छोड़ती। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, ये आग के गोले मुझे मार डालेंगे। अरे रुक जाओ, कोई तो रोको इस आग को। लेकिन तब तक आग की लपेट रीमा के कपड़ों में लग जाती है और रीमा अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाती है, लेकिन उसे तैरना भी नहीं आता था और वो उसी नदी में डूबकर मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया अपने जादुई सोने के गाउन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।